41 साल बाद आए इस अभूतपूर्व मुहूर्त में शामिल होने के लिए दुनिया भर के श्रद्धालु संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे विशाल अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की कुछ अद्भुत और दिव्य तस्वीरें। ये आरंभ है दुनिया के सबसे प्राचीन मेले का। ये आरंभ है दुनिया के सबसे विशाल समागम का। ये आरंभ है दुनिया के सबसे पवित्र उत्सव का। ये आरंभ है सनातन की पारंपरिक रीतियों का। ये आरंभ है आध्यात्मिक एकता के संगम का। एक 144 साल बाद जब भारतीय संस्कृति के द्वार पर पौष पूर्णिमा का आगमन हुआ तो श्रद्धा और भक्ति में सराबोर श्रद्धालुओं ने संगम में साक्षात स्नान का वो प्रसाद ग्रहण किया जिसे सबसे पवित्र, सबसे सुंदर, सबसे अलौकिक और सबसे दिव्य माना जाता है। यहाँ पर रहती हैं। अब इनका यह भी कहना है जो श्रद्धालु यहाँ पर है वो देखना चाहते हैं, वो ये सौभाग्य पाना चाहते हैं कि जब नागा साधुओं की टोली यहाँ पर अपनी पेशवाई के साथ 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार, जिसमें उनका भस्म भी श्रृंगार होता है, उनके हाथों का कड़ा भी श्रृंगार होता है, उनके हाथों का चिमटा भी श्रृंगार होता है, उनके माथे का तिलक भी श्रृंगार होता है, उनका लंगोट भी श्रृंगार होता है और 12,000 जो है वो नए नागा साधु यहाँ पर बनेंगे। सुबह 5:27 पर शुभ मुहूर्त का आरंभ हुआ। इसी के साथ उस पवित्र उत्सव की शुरुआत हुई जिसके लिए साधु सन्यासी और दुनिया भर के श्रद्धालुओं को 12 वर्ष का इंतजार करना पड़ता है। कि आज की ये डुबकी के साथ में एक घोर तपस्या शुरू होने जा रही है। इस संगम की रेती के किनारे इस बालू पर वो है कल्पवास। 1 दिन का भी होता है, 1 महीने का भी होता है, 12 दिन का भी होता है और 12 साल का भी होता है। घोर तपस्या होती है। कहते हैं कि कल्पवास अब जब आप शुरू करने जा रहे हैं तब ये आपको पुण्य मिलता है कि जितनी यज्ञ किए जाते हैं, जो ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था उसके बराबर आपको यहाँ पर फल मिल जाता है। सूर्य, चंद्र, शनि और बृहस्पति ग्रहों के शुभ संयोग की ये घड़ी दुनिया के कल्याण की घड़ी है। यही वजह है कि महाकुंभ के पवित्र स्नान का गवाह बनने के लिए कड़ाके की सर्दी भी श्रद्धालुओं को नहीं रोक सकी। यही है हमारा महाकुंभ, यही है हमारे महाकुंभ की महत्ता। मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान। जय है, जय हिंद। तो जय हिंद महाकुंभ की धरती से। भारत की सनातन परंपराओं का यह उत्सव महाशिवरात्रि तक चलने वाला है और अब श्रद्धालुओं को बेसब्री से मकर संक्रांति के स्नान का इंतजार है। महाकुंभ की बात हो रही है तो अब अमृत स्नान के विषय में कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। आज पहला अमृत स्नान हो रहा है लेकिन अभी 5 और अमृत स्नान बाकी हैं। अभी दूसरा अमृत स्नान 14 जनवरी को है, तीसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को और चौथा अमृत स्नान 3 फरवरी को है। पांचवा अमृत स्नान 12 फरवरी को और अंतिम अमृत स्नान 26 फरवरी को होगा। अमृत स्नान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। महाकुंभ की आधिकारिक वेबसाइट महाकुंभ.in पर रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा है और हमारी हिदायत है कि आप
रजिस्ट्रेशन कराकर ही महाकुंभ पहुंचे। हालांकि महाकुंभ में पहुंचने के बाद भी मेला प्राधिकरण के ऑफिस में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन वहां भीड़ हो सकती है, समय लग सकता है, इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधाजनक है। अमृत स्नान करने जाएं तो ध्यान रखें कि अमृत स्नान के दौरान साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करें। स्नान के बाद अन्नदान की परंपरा है, दीप दान करने का भी महत्व है। मान्यता है कि संगम स्नान से पाप धुल जाते हैं, दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ खास बातें हमने आपको महाकुंभ से जुड़ी बताई है। तो देखिए, महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सनातन के सबसे बड़े पर्व में सम्मिलित होने के लिए पूरे विश्व से लोग पहुंच रहे हैं। प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होने वाले महाकुंभ का इस बार का आयोजन बहुत ही विशेष है। आस्था और आधुनिकता के संगम में सनातन का ये पर्व 55 दिनों तक चलेगा और इस दौरान कई अवसरों पर विशेष स्नान होंगे। आज अमृत स्नान से महाकुंभ की शुरुआत हुई है। कल यानी मकर संक्रांति के दिन अखाड़ों के शाही स्नान प्रारंभ होंगे और जब अलग अलग परंपराओं से जुड़े अखाड़ों के साधु संत साधक संगम में शाही स्नान करेंगे। इस बार का महाकुंभ इसलिए विशेष है क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति की ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है। फिलहाल हम आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है। आस्था का ये महापर्व, सुरक्षा अति उत्तम देखने को मिल रही है। आज पौष पूर्णिमा का दिन और आज ही के दिन महाकुंभ का शुभारंभ। 144 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। महाकुंभ का ये शुभारंभ और ड्रोन शॉट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संगम की ये नगरी इस वक्त नजर आ रही है। अमृत स्नान के लिए जुटे लोग और ऐसे में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी आज प्रयागराज में देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। हर कोई आज अमृत स्नान में स्नान कर पुण्य की प्राप्ति करने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। सीआरपीएफ के जवान लगातार पैनी निगरानी बनाए हुए हैं। किसी भी तरीके से महाकुंभ में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए पूरी तरीके से सुरक्षा कड़ी की गई है और इस बार जो है कई बटालियंस यहां पर लगाई गई हैं और सुरक्षा में कोई बाधा ना हो, इसके लिए पहले से ही पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो ये महाकुंभ अपने आप में खास है और इसी के लिए कई समय से तैयारी चल रही थी। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार महाकुंभ को लेकर पूरी व्यवस्था कर रही थी। 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद महाकुंभ होता है और ऐसे में 144 साल बाद ऐसा समय आएगा जब महाकुंभ आपको देखने को मिलेगा। तो इस बार का महाकुंभ बहुत महत्वपूर्ण है। जाइए महाकुंभ में अमृत स्नान करिए, दर्शन पूजन करिए, क्योंकि 144 साल बाद ऐसा समय वापस लौट कर आएगा जब आप प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स के जरिए महाकुंभ के शुभारंभ पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के साथ ही आज से प्रयागराज की पुण्य भूमि पर महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े इस दिव्य अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूं। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का ये विराट उत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे, यही कामना है। तो प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट के जरिए सभी को शुभकामनाएं दी है और इस महापर्व में आने की अपील पहले ही प्रधानमंत्री कर चुके हैं और इस महाकुंभ की शुभकामनाएं आज पीएम के द्वारा की गई है और कहा कि करोड़ों लोगों के लिए आज का दिन खास है। आस्था, भक्ति, संस्कृति का ये पवित्र संगम है।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको महाराष्ट्र के नासिक से एक बड़ी खबर आ रही है, उससे रूबरू करवाते हैं। दरअसल सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। सरिये से भरे ट्रक से छोटा मिनी ट्रक टकराया है। 8 लोगों की मौत है, 5 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। 2 ट्रकों की आपस में टक्कर भी हुई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है महाराष्ट्र के नासिक से है, जहां पर सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। सरिये से भरे ट्रक से छोटा मिनी ट्रक जब टकराया तो इसमें 8 लोगों की मौत बताई जा रही है। 5 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। 2 ट्रकों की आपस में टक्कर की पूरी घटना सामने आई है। देखिए, सरिये से भरे ये ट्रक थे, जहां पर ये टक्कर हुई है और 8 लोगों की इसमें मौत बताई जा रही है। तो अपने आप में बेहद ही बड़ा भीषण सड़क हादसा महाराष्ट्र के नासिक में देखने को मिल रहा है। तो ये 8 लोगों की मौत की जानकारी इस वक्त सामने आई है। और अब उदयपुर से बड़ी खबर है, 3 कारों में एक साथ आग लग गई है। देवारी इलाके में खाली प्लॉट में पड़ी हुई थी ये कारें और आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। देखिए, एक प्लॉट में ये कारें रखी हुई थी, पड़ी हुई थी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन देवारी इलाके में खाली प्लॉट में जब ये कार पड़ी हुई थी तो कार में आग कैसे लगी, ये बड़ा सवाल है। 3 कार एक साथ आग की चपेट में आ गई है और जैसे ही आग लगने की घटना सामने आई तो इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि मौके पर दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अब यह पता लगाया जाएगा कि आखिर खाली प्लॉट में जब ये कार पड़ी हुई थी तो इन कार में आग लगी कैसे, क्या किसी ने जानबूझकर कार में आग लगाई है, ये सभी जांच का विषय है। और फिलहाल जो है आग पर काबू पा लिया गया है। 3 कारें हैं जो एक साथ जल गई हैं। तो फिलहाल ये घटना आपको उदयपुर से हम दे रहे हैं, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। और अब चलिए बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव का बिगुल बज चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कुछ देर बाद नामांकन दाखिल करेंगी। सीएम आतिशी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगी और नामांकन से पहले आतिशी कालकाजी मंदिर में दर्शन करेंगी और इसके बाद वो रोड शो भी करने वाली हैं। इस दौरान उनके साथ मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता रोड शो में शामिल हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, पहले मंदिर में पूजा, फिर रोड शो से हुंकार। भी मैं कालका मंदिर जाके कालका माई का आशीर्वाद लूंगी और उसके बाद गिरिनगर गुरुद्वारे से शुरू करके हमारी नॉमिनेशन की रैली की शुरुआत होगी और कल मैं अपना नामांकन फाइल करूंगी। भारतीय जनता पार्टी को फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीतने की आदत हो गई है। उन्होंने शायद ये फर्जीवाड़ा हरियाणा में भी किया, महाराष्ट्र में भी किया, गलत तरीके से वोट कटवाए, वोट बनवाए, लेकिन दिल्ली में वो पकड़े गए हैं। नई दिल्ली विधानसभा में 15 दिसंबर से 8 जनवरी तक 13,000 नए वोटिंग एप्लीकेशन आए, वोटर बनने के एप्लीकेशन आए। यानी 1 लाख वोटर की छोटी सी विधानसभा में 3 हफ्ते में क्या इतने लोग शिफ्ट होके आ गए? क्या एक एमपी के घर में 100 लोगों की वोटिंग की एप्लीकेशन डली हुई है? तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी फर्जीवाड़ा कर रही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज आतिशी मार लेना, आपने जो हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता का अपमान किया है, तो आप समझ लीजिए कि वहां जो जनता की जीत हुई है हरियाणा और महाराष्ट्र में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। आपने उन सब मतदाताओं का अपमान किया है। और हरियाणा का संदेश और महाराष्ट्र का संदेश दिल्ली ही नहीं पूरे देश में जाता है। और दिल्ली में भी आप समझ लीजिए आप कितना बौखला रही हैं, कितना हताश है, हम जानते हैं। चोरी आपकी पकड़ी जा रही है, अवैध बांग्लादेशी आपके पकड़े जा रहे हैं, अवैध मतदाता आपके पकड़े जा रहे हैं। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जमानत पे छूटे हुए अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली छोड़े एक नई दिल्ली पे अटक गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपकी स्थिति क्या है। आम आदमी पार्टी के बीजेपी से सीएम चेहरे के सवाल पर दिल्ली के मालवीय नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय का बयान सामने आया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी से उनका सीएम फेस बताने की बात कही है। पूछ रहा हूं कि वो अपने सीएम चेहरे को देखें कि उनका सीएम चेहरा कौन है। वो अभी आज बोल रहे थे कि मैं सीएम हूं, आतिशी सीएम है या वो सीएम है, तो दूसरी पार्टी में कौन सीएम होगा, उनको इसकी चिंता क्यों है? वो अपने दल की चिंता करें। अभी तो उतरे हैं कुर्सी से, लेकिन मोह नहीं जा रहा।
उनको खड़ाऊ सीएम उन्होंने बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। यहाँ जो सीएम बनेगा, मुख्यमंत्री हमारा बन रहा है, उसकी चिंता हमारी पार्टी अपने आप कर लेगी। को दिल्ली के लोग समझते हैं ये वही अरविंद केजरीवाल है जो 10 साल में दिल्ली में उनका शासन हुआ, लेकिन एक भी झुग्गी को मकान नहीं दे पाए और आज बड़ी बड़ी झूठी बातें करते हैं। क्या वो इस बात को भूल जाते हैं कि 10 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में 1675 झुग्गी वालों को फ्लैट दिए और प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि दिल्ली में रहने वाले प्रत्येक झुग्गी वाले को मकान दिया जाएगा, पक्का मकान दिया जाएगा। कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी दिल्ली में एक रैली में इस बात को लेकर के आश्वस्त किया है। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल झूठे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नंबर 1 झूठे हैं। हमारे यहाँ खुद राजीव कैंप सादिक नगर के पास झुग्गी तोड़ने का नोटिस गया था। इनके विधायक, इनके पार्षद और इनके लोकसभा के प्रत्याशी एक भी व्यक्ति उस कैंप में नहीं आया। हमने कोर्ट से जाके इनको स्टे दिलाया। तो अरविंद केजरीवाल झूठे हैं, कल भी थे, आज भी हैं और मुझे लगता है आगे भी रहेंगे। आए और जब दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल को दूसरा नोटिस भेज दिया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की राजनीति में रोहिंग्या पर रार, बीजेपी और आप में अवैध घुसपैठ पर तकरार, दिल्ली के सर्द माहौल में बांग्लादेशी घुसपैठ की तपिश है। और इसी सिलसिले में रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल को दिल्ली पुलिस ने दूसरा नोटिस इसलिए जारी किया है क्योंकि अभी तक महेंद्र गोयल ने दिल्ली पुलिस का पूछताछ में सहयोग नहीं किया है। यही वजह है कि बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे को राष्ट्रद्रोह से जोड़ दिया है, जबकि आप विधायक ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया। क्यों आम आदमी पार्टी का ये विधायक, जिस पर गंभीर आरोप है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहा ताकि सच सामने आए? इसलिए पुनः कहती हूं, दिल्ली के लोकतांत्रिक अधिकारों पर घुसपैठियों का कब्जा हो, आम आदमी पार्टी का यह षड्यंत्र देश के सामने जब से उजागर हुआ है, देश और विशेषतः दिल्ली के नागरिक अब जवाब मांगते हैं कि क्यों आम आदमी पार्टी दिल्ली के आम नागरिक के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संग खड़ा हुआ है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। चुनाव के अंदर पता लग रहा है कि 17 में 17 सीटें दिल्ली के अंदर आ रही हैं, इसलिए ये चुनावी स्टंट बनाया है। दरअसल बांग्लादेशियों से जो दस्तावेज बरामद हुए उन पर महेंद्र गोयल के हस्ताक्षर हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। उधर जब से दिल्ली की राजनीति में अवैध घुसपैठ का मुद्दा बनाया गया है, तब से पुलिस भी एक्शन में है। फर्जी कागजात के आधार पर वोटर आईडी बनवाने वाले जुबैर और नदीम को भी गिरफ्तार किया गया है। चूंकि मामला आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने घुसपैठ के मुद्दे को केंद्र के पाले में उछाल दिया। अमित शाह जी एज अ लॉ मिनिस्टर एक टोटल फेलियर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी एज अ होम मिनिस्टर बॉर्डर्स की सिक्योरिटी नहीं कर पाए हैं और देश में हर जगह रोहिंग्या बसे हुए हैं और रोहिंग्या पर चुप रहते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद की जाए? मैं अपील करूंगा जनता से भी, दिल्ली की और सारे पूर्वांचलियों से, कि इनकी पूरी जमानत जब्त कराइए नई दिल्ली से और आम आदमी पार्टी को हराइए। जाहिर है दिल्ली के सियासत में अवैध घुसपैठ का ये मामला थमने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार पर यही आरोप लगाया गया है कि चुनावों के वक्त अचानक वोट बढ़वाए जाते हैं, जिसका फायदा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी तक पहुंचता है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी
घुसपैठ के मुद्दे का नैरेटिव बदलकर केंद्र सरकार पर हमलावर है।